हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, नैम के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो अब उसी के कंटिन्यूशन में अब उसके बाद हमें करना है छोटा टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, और पेपर से इसमें से एक ही तरह का क्वेश्चन आ रखा है अगर मैं बात करूँ तो फिर, और ये सिंपल है लेकिन समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, बात क्या है, अगला जो टॉपिक आपका है वो है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि NIEO, नियो, ठीक है। देखो क्या बात है, जैसे मैंने बात करी थी कि जो आपका नॉन अलाइंड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रही थी, वो एक्ट एज अ मीडिएटर ना, है ना, कोल्ड वॉर के दौरान चाहे जो भी हो मीडिएटर की तरफ भूमिका निभाई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया में, जो साउथर कोरिया जब अलग अलग हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पे कोरिया में जो वॉर हुआ था तो उसमें मीडिएटर की तरफ भूमिका निभाई थी, जिसमें बहुत बड़ा रोल था जवाहरलाल नेहरू का फिर, है ना। तो ये तो चलो काम है उनका, लेकिन और भी इससे ज़्यादा भी और कुछ भी था, चीज़ें क्या था कि नॉन अलाइन कंट्रीज जो थी उनको, काफ़ी सारी जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनमें से काफ़ी सारे को कहा जाता था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सही, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना। लीस्ट डेवलप क्यों कर रहे हैं? नॉन अलाइन कंट्रीज कौन थी? जो कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि जब कोल्ड वॉर जब शुरुआत हुई थी 1945 के बाद, जो देश आज़ाद हुए थे, जिसमें हमारा इंडिया भी है, और भी बहुत से अफ्रीका के देश हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो जब ये सब जब ये सब देश आज़ाद हुए, तब ऑटोमेटिकली बात है कि नॉर्मल बात है कि ये सब लीस्ट डेवलप होंगे ही, इसलिए इनको कहा गया लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, यानी कि LDC। और इन सब ने चैलेंज किया था भाई कि ज़्यादा डेवलप्ड होना है ना, कि अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी हमारे बहुत दिक्कत चल रही है देश के अंदर, और हम अभी कहीं भी, अभी हमारा मेन फोकस किस में रहेगा? डेवलपमेंट पे मेन फोकस रहेगा, है ना। इसलिए तो ये किसी के साथ नहीं आए थे, ना ही ये USA के साथ गए थे, ना ही ये USSR के साथ गए थे। तभी तो एक नया बना था कि नैम ना, है ना। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग फिर तो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किसी भी देश के लिए जो भी इंडिपेंडेंस इसको मिलती है, वो हमेशा सबसे पहले ध्यान किस में देता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। जैसे का वो पता होगा कि जैसे मैंने बात करी थी कि अमेरिका ने भी क्या करा था फिर, जब अमेरिकन वॉर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो कब हुआ था? 1787 में हुआ था। जब ये हुआ था, तब उसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की शुरुआत तक, 1914 तक, उसने अपने आप को पूरे देश, पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। क्यों? वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है, ठीक है। और जब सेम चीज़ है कि सारे देश भी यही चाहते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो द वाइटल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्री। आर्थिक तो विकास होना चाहिए ना। अब देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे हंगर है, पॉवर्टी है, ठीक है, भाई तो पहले उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आया? चलो, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रू फ्री एंड देन बी डिपेंडेंट ऑन रिचर कंट्रीज। जैसा आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, भाई एक बात बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? भाई पहले गुड्स और सर्विस को तो संभालो अपने देश के, उनको तो ठीक से करो कम से कम। नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम ये तो समझ ले कि अभी हम बचा लें, नेचुरल रिसोर्स कंजर्व करें, कैसे मैनेज करेंगे, है ना, नेचुरल रिसोर्स को, ताकि हम अभी भी यूज़ कर सकें और आगे भी यूज़ कर सकें, है ना। हम ऐसी प्लानिंग कर सकें कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करें कि नेचुरल रिसोर्स हमारे ख़त्म ना हो जाए। अगर एक बार कोई रिसोर्स किसी कंट्री के ख़त्म हो जाते हैं, तो नेचुरल बात है कि उसे किसी और कंट्री के साथ में उसे डिपेंड होना पड़ेगा। और कोई भी जो भी अभी जो इंडिपेंडेंट हुई है कंट्री, वो ये नहीं तो चाहे, वो ये चाहेगी तो नहीं ना कि वो दोबारा, अभी एक तो बार पहली तो बात, वो अभी तो डिपेंड थी, पहले तो वो कॉलोनी थी किसी की, आज़ाद हुए वो दोबारा से किसी की कॉलोनी आ जाएगी या फिर दोबारा से किसी पे डिपेंड हो जाए, ये तो कोई नहीं चाहेगा ना। इन्हीं सब के चलते हुए, ये मैंने आपको तीन चार चीज़ बताई है, इन्हीं सब के चलते हुए नियो का ओरिजिनेशन हुआ फिर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का एक ओरिजिनेशन हुआ। तो ये मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नियो, और ये ओरिजिन, ठीक है, क्या आइडिया था?
आगे चलते हम लोग इसके बाद, फिर अब आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। फिर देखो, इसके बाद में फिर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ने क्या करा, कुछ चेंजेस लेकर आया, रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लेकर आए। और किसने इसको लाया चेंजेस? अंगटैड, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और कब की बात है ये? 1972 की बात है। ये देख रहे हो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है आपको, ये इसका सिंबल है, आज भी चलता है, ये आज भी है। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ इन्होंने करा क्या। इन्होंने इनका ये जो है, इसकी स्थापना हुई थी, ये यूएन के अंडर आता है, दिख रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में, 1964 में स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है आज के ज़माने में, वो आपका जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। चलो, और अगर मैं इसकी थोड़ी बात बताऊं, ये किस पे डील करते हैं? ये डील करते हैं ट्रेड में, ये डील करते हैं इन्वेस्टमेंट में, एंड ये डील करते हैं डेवलपमेंट के इश्यूज़ में। बात समझ में आया? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और डेवलपमेंट इश्यूज़ में। और इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अंगटैड, इनका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है कि कैसे ट्रेड सिस्टम, इन्वेस्टमेंट को या या डेवलपमेंट को बढ़ा सके डेवलपिंग कंट्रीज में, उन पे ज़्यादा फोकस करना। तभी इन्होंने भी चेंजेस लेकर आया ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में, ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल सके, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। और वो क्या था यहाँ पे जैसे थीम होता है ना हर एक चीज़ का, वैसे ही इनका भी एक थीम था उस समय के हिसाब से। 1970 में जब इन्होंने ये अपना प्रपोजल रखा था, उस समय का थीम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनमें पहले बात क्या बोली गई थी? पहली बात ये बोली गई थी, टू गिव दी एलडीसी, जो भी हमारे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनको उनके अपने नेचुरल रिसोर्स पे पूरा कंट्रोल दे दो, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में था पहले, ब्रिटेन के अंडर में था ना, ब्रिटेन कॉलोनी था। तो ब्रिटेन एक वेस्टर्न कंट्री है, तो ब्रिटेन पहले कंट्रोल कर रखा था पूरे नेचुरल रिसोर्स पे इंडिया के। लेकिन क्या बोला एलडीसी ने आज़ाद होने पर 1972 में, क्या क्या बताया कि टोटल कंट्रोल मिल जाएगा नेचुरल रिसोर्स का एलडीसी को अपने, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब उन डेवलप यानी कि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका कोई दबाव नहीं रहेगा किसी भी लीस्ट डेवलप कंट्री के नेचुरल रिसोर्स पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, to obtained access to western markets so that the LDC could sell their products। ये बहुत ज़रूरी बात। लो डेवलप, जैसे आप जानते हो कि लो डेवलप्ड कंट्री, जैसे इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना बेसिकली, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इतना इतना कर दिया था हमारे इंडिया में, इंडिया के अंदर, कि यहाँ से जो सामान थे वो विदेश में जाके सेल नहीं हो पा रहे थे। फिर सिर्फ वहीं के सामान यहाँ पे इंडिया के अंदर सेल हो पा रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो इन्होंने क्या बोला कि पूरा पूरा वेस्टर्न मार्केट खोल दिया गया एलडीसी कंट्री के लिए, जिसकी वजह से वो एलडीसी कंट्रीज क्या कर सके, फिर अपने सामान को वेस्टर्न मार्केट में सेल कर सके। जिससे क्या होगा, फिर जब सेल करेगी तो क्या होगा, फिर उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, फिर तो पुअर कंट्रीज़ के लिए ना, नॉर्मल बात है ना। चलो, अगली बात, जो कॉस्ट होगी टेक्नोलॉजीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी होगी, उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम रखी जाएगी, ठीक है, इन कंट्रीज़ के लिए। अगली बात, इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा महत्ता दी जाएगी, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन्हें, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे कि क्या रिफॉर्म्स थे। पहला रिफॉर्म क्या था कि एलडीसी को पूरा कंट्रोल मिलेगा अपने नेचुरल रिसोर्स पे, जो पहले डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज उनका एक्सप्लॉइट करती थी उनको, फिर ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को वेस्टर्न मार्केट उनके लिए खोल दिया जाएगा, जिससे वो अपने सामान को बेच सकेंगे वहाँ पर अब, जिससे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा उन्हें, ठीक है। अगले चीज़, जो टेक्नोलॉजी को जो कॉस्ट होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट होगा वो लो होगा इन लोग के लिए, जिससे बड़े आराम से वो चीज़ खरीद सके। फिर जहाँ पे इनके पास भी टेक्नोलॉजी है जिससे वो चीज़ों को डेवलप्ड कर सके या प्रोडक्शन में अपनी मदद ले सकें। फिर अगला चीज़, इनको ग्रेटर रोल, इनको भी बोला कि आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत बार यही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। रिफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बताओ क्या था। बस ये 4 पॉइंट्स है, ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगला, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ना नॉन अलाइनमेंट ने इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया इकोनॉमिक इश्यूज में। ठीक है, जो नैम कंट्रीज थी, नैम का जो होता था, ज़्यादा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन्होंने दी थी इकोनॉमिक इश्यूज को। अगर मैं बात करूँ 1961 में, आपको पता है कि पहली समिट हुई थी बेलग्रेड में नैम की, वहाँ पे इकोनॉमिक इशू के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी गई थी। ठीक है, लेकिन जब 1970s के बाद, 1970 के बाद जब हुआ हमारा ये समिट, जब हुआ था नैम का, तब वहाँ पे फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बन गया था। ठीक है, इकोनॉमिक। ठीक है, और वैसे पता है आपको 1972 में ही तो ये रिफॉर्म्स आए थे ना, और उसके बाद जब मीटिंग हुई होगी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया फिर, है ना। इन लोग के लिए बहुत बढ़िया बात है कि नहीं है, इसलिए नैम एक एक बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन चुका था। लेकिन क्या हुआ कि जो न्यू का धीरे धीरे अब जो था ना, ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका 1980s के बाद में फिर क्या होना शुरू होने लगे, ये थोड़ी फेल होना शुरू हो गया, यानी कि बेसिकली इनका दबाव कम होना शुरू हो गया। रीज़न क्या था, क्योंकि भाई अगर तुमने ये सब चीज़ें कर दिया है, तुमने मार्केट खोल दिया है, ये कर दिया है, उनके सामान बिकेंगे, जब किसी और कंट्री के सामान किसी दूसरे कंट्री में बिकेंगे, मान लो कि अगर इंडिया के सामान आपके ब्रिटेन में बिक रहे हैं, तो ब्रिटेन के सामान कहाँ बिकेंगे फिर। सही बात है कि नहीं है। तो इससे जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ठीक है, वो उनको उनको गुस्सा आएगा फिर कि नहीं आएगा, बात समझ में आए, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना। तो क्या होने लगा, तो यहाँ से फिर डेवलपमेंट कंट्रीज ये जो रेजोल्यूशंस लिए थे ना इन रिफॉर्म्स में, इनके खिलाफ जाने लगे, फिर इनका विरोध करने लगे फिर। ठीक है, तो ये बात शुरू होगी यहाँ पे, इसलिए फिर न्यू फेल होना शुरू हो गया फिर, या फिर इसका जो दबाव था वो कम हो गया। यही लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द डेवलपमेंट कंट्रीज हु एक्टेड एज यूनाइटेड ग्रुप। जो डेवलप्ड कंट्री मैंने बताया क्यों ज़्यादातर ये अपोजिशन कर रही थी। ठीक है, नॉर्मल बात है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन करना बनता ही था। ठीक है, विच नॉन अलाइन कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन, लेकिन नॉन अलाइन कंट्री ने बहुत स्ट्रगल करा, इसलिए क्योंकि अगर दिक्कत हो जाती तो नॉन अलाइन कंट्रीज को अलग अलग हो जाती, और पक्की बात है वो किसी ना किसी में तो जाके मिल जाते फिर, चाहे वो यूएसए के अंदर जाके यूनाइट हो जाए, चाहे वो यूएसएसआर के साथ चले जाए, इसे तो वो सारी कंट्री बर्बाद हो जाती फिर तो। लेकिन इन्होंने अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखा और इस अपोजिशन को उन्होंने फेस करा। ठीक है, ये बात समझ में आपको क्या चीज़ थी, नियो क्यों फेल हो गया। इतना इंपॉर्टेंट इस पेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बस आप थोड़ा ये वाला पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है बस। लेकिन आपको जो मेन क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन आता है मेन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, और ये वाला, यहाँ से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना नाम के बारे में, तो यहाँ ये वाला पॉइंट और ये पूरा पूछा जाता है, 3 मार्क्स में आता है, आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसी के साथ न्यू आपका खत्म होता है, अब हमारा बच गया है सिर्फ आखिरी टॉपिक कोल्ड वॉर एरा का, और आपका कोल्ड वॉर एरा खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक लगा होगा आप लोग को। ठीक है, चलो बाय। ठीक है।